हमारा पुराना गांव। आज सुबह हमारे घर का नज़ारा कुछ अलग ही था। चारों तरफ हलचल और उत्साह का माहौल था, क्योंकि मैं, पापा, मम्मी और मेरा बड़ा भाई सोनू करीब 12 साल बाद अपने पुराने गांव लौट रहे थे। वही गांव जहां हमारी पैदाइश हुई थी, जहां हमने बचपन के सुनहरे पल अपने आंगन में खेलते कूदते बिताए थे। गांव का नाम आते ही यादें ताज़ा होने लगी। कच्ची मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव और वो गलियां जहां हमारी हंसी ठिठोली गूंजा करती थी। गांव में अब भी हमारा एक छोटा सा घर है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। दादी के निधन के बाद से वो घर अब सूना पड़ा है। दादी के जाने के बाद ही हम शहर आकर बस गए थे और फिर कभी पीछे मुड़कर जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज पूरे 12 साल बाद हम सबको शाम की ट्रेन पकड़कर उसी गांव की ओर निकलना था। दिल में अजीब सी हलचल थी, खुशी भी, उत्साह भी और थोड़ी सी बेचैनी भी। आखिर इतने सालों बाद हम अपने बचपन की जड़ों से मिलने जा रहे थे। कितना सब कुछ बदल गया होगा गांव में। हम सब तैयारियों में लगे हुए थे। तभी मेरे पापा अंदर आए और हमसे बोले, मुन्नी, सारा सामान रख लिया ना? शादी के कपड़े रख लेना, बगल की चाची की लड़की की शादी है। देखो, वो लोग हमें भूले नहीं हैं। गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं ना। उन लोगों ने हमें याद से निमंत्रण भेजा है। जल्दी जल्दी करो, शाम को हमें निकलना भी है। हाँ पापा, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हम टाइम से पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अपने गांव जाने की खुशी मेरे पापा के चेहरे पर कुछ अलग ही झलक रही थी। वहां के प्यारे लोग जो मेरे दादाजी को बहुत अच्छे से जानते थे, और पापा को भी। दादी के गुजर जाने के बाद से पापा के चेहरे पर मैंने आज पहली बार इतनी खुशी देखी थी। और घर के भीतर आज कुछ अलग ही हलचल थी। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। मैं खुद भी भागते भागते जोर जोर से मम्मी के ऊपर चिल्लाई और उनसे पूछने लगी, मम्मी, मम्मी, मेरा जूता कहाँ है? अरे वही काला वाला जो पिछली बार शहर से खरीदा था। उधर सोनू अपनी अलमारी उलट पुलट कर रहा था और चिल्लाता जा रहा था, अरे मम्मी, वो चेक वाली शर्ट नहीं मिल रही है, वही नीली सफेद वाली। जल्दी करो ना, शादी में मैं वही वाली पहनूंगा। माँ ने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया और जोर से बोली, हे भगवान, एक एक करके सब लोग बोलो, मैं कोई 4 हाथों वाली नहीं हूँ। सुबह से भाग दौड़ में जान निकल गई है मेरी। सच में माँ पूरे घर की सेनापति बनी हुई थी। कभी थैली में लड्डू बांधती, कभी पानी की बोतल भरती, कभी कपड़े तह करके बैग में डालती, और हम तीनों बस उनके पीछे पड़े थे। लेकिन मेरी नजर तो पापा पर पड़ी थी। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठे थे। सबकी नजर उनसे हट गई थी, लेकिन मैंने देखा उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से बैग खोला और उसमें एक छोटी सी पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर रख दी। वो तस्वीर थी मेरी दादी की। वही मीठी मुस्कान वाला चेहरा। तस्वीर को बैग में रखते हुए पापा की आंखें भर आई। होंठ कांपते हुए उन्होंने बुदबुदाया, माँ देखो, 12 साल बाद तुम्हारे आंगन लौट रहा हूं, पर इस बार तुम दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने जल्दी से रुमाल निकालकर पोंछ तो डाले ताकि कोई देख न ले, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उधर घर का नजारा बिल्कुल उल्टा था। हम सब हल्ला मचा रहे थे, जैसे कोई युद्ध की तैयारी हो। माँ गुस्से में चिल्लाती और अगले ही पल बैग में चीजें समेट लेती, और पापा चुपचाप उस तस्वीर को देखते रहे। उस पल मुझे सच में महसूस हुआ, हमारे लिए ये गांव की यात्रा थी, पर पापा के लिए अपने बचपन, अपनी जड़ों और अपनी माँ से फिर मिलने जैसा मौका था। सारी तैयारियों और हल्ले गुल्ले के बाद आखिरकार शाम हो गई। बैग पैक हो चुके थे। मम्मी ने आखिरी बार सबकी चीजें चेक की और फिर हम सब ने घर से निकलकर रिक्शा पकड़ा। उस वक्त दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, जैसे सच में कोई नया सफर शुरू होने वाला हो। स्टेशन की हलचल हमेशा ही अलग होती थी। सीटी बजाती ट्रेनें, भागते हुए यात्री और चाय बेचने वालों की आवाज। पापा ने हमें ध्यान से अपने पास रखा और बार बार कहते रहे, देखो, कोई भी अकेले मत भटकना, सामान पर नजर रखो और ट्रेन में चढ़ते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना।
हम सब उनके पीछे पीछे चलते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। चलो जल्दी करो, पापा बोले, और हम सब धक्का मुक्की के बीच किसी तरह अपनी बोगी में चढ़ गए। बैठने की जगह मिलते ही हमने राहत की सांस ली। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। जैसे ही उसने रफ्तार पकड़ी, मेरा मन खिड़की की तरफ खिंच गया। मैं तुरंत खिड़की के पास बैठ गई और बाहर झांकने लगी। रास्ते की बत्तियां, पुलों पर से गुजरती हवा और खेतों के बीच भागती हुई परछाइयां, सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन मुझे अपने बचपन की कहानियों की ओर वापस ले जा रही है। पर पापा अब भी सतर्क थे। उन्होंने हम सबको हिदायत दी थी, देखो रात है, नींद चाहे आ जाए, लेकिन सतर्क रहना। स्टेशन पर कोई उतरे या चढ़े तो बैग को कसकर पकड़ लेना। मम्मी बच्चों की तरह हम दोनों पर बार बार नजर डालती कि कहीं नींद में हम खिड़की से सिर बाहर तो नहीं निकाल रहे हैं। सोनू बीच बीच में ऊँगने लगा, लेकिन मेरा मन बिल्कुल जागा हुआ था। मैं पूरी रात खिड़की से बाहर झांकती रही। कभी खेत दिखाई देते, कभी अंधेरे में गांवों की बत्तियां, आसमान में हमारे साथ तारे भी सफर कर रहे थे। और फिर एक लंबी रात की यात्रा के बाद जब पहली सुबह की किरणें खिड़की के अंदर आई तो ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी और घोषणा हुई, अगला स्टेशन भीमपुर है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उत्साह से सोनू को झंझोरा और उठाया और उससे कहा, उठो, देखो हमारा गांव आने वाला है। सच कहूं, उस पल ऐसा लगा जैसे 12 साल का इंतजार अब खत्म हो गया था। ट्रेन धीरे धीरे हमारे गांव के स्टेशन पर रुक गई और हम सब ने उतरकर उस धूल भरी जमीन पर अपने कदम रखे जहां हमारी जड़ें बसी थी। जैसे ही हम ट्रेन से उतरकर गांव की ओर बढ़े, पगडंडी पर चलते चलते दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और घरों के बाहर बैठे लोग हम सबको देख रहे थे जैसे बरसों से बिछड़े अपने आंगन लौट आए हों हम। गांव के कुछ लोग पहले से ही स्टेशन पर हमें लेने आ गए थे। उन्होंने हमारा सामान उठा लिया और बड़े प्यार से बोले, चलो चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, घर पर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो, घर तैयार है। मैं हैरान थी, पर तैयार? कौन सा घर? जैसे जैसे हम पुराने घर के करीब पहुंचे, मेरी आंखें फैल गईं। वो घर जो सालों से वीराना पड़ा था, आज चमक रहा था। दीवारों पर सफेदी की गई थी, आंगन में साफ सुथरी चौकी रखी हुई थी और दरवाजे पर रंगोली बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर फिर से जिंदा हो उठा हो। और सबसे बड़ी बात, शादी का मंडप उसी आंगन में सजा था। पापा एकदम ठिठर गए। उनके चेहरे पर अचरज और भावुकता एक साथ से झलक पड़ी। तभी गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, कैसे हो रमेश बेटा, कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूं। इतना सुनते ही मेरे पापा ने तुरंत उन बुजुर्ग काका को गले लगा लिया। काका, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आज तो आप पहले जितने ही हट्टे कट्टे नजर आ रहे हो। रमेश बेटा, यही तो गांव की रोटी का कमाल है। तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। पापा ने तुरंत हम सबसे नमस्कार करने को कहा और हम सब उनके पैरों में छूकर उनको नमस्कार करने लगे। तभी काका पापा से दोबारा से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने जाते जाते कहा था मेरी पोती की शादी इसी घर में होनी चाहिए, इसलिए हमने यही घर चुना है। तुम्हारा घर, और तुम्हारे लौटने से आज इसकी रौनक पूरी हो गई है। पापा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर गांव वालों को धन्यवाद कहा, लेकिन गांव वाले हंसकर बोले, धन्यवाद किस बात का, हम तो बस अपना ही काम कर रहे हैं। यहाँ कोई मेहमान नहीं होता, सब अपने होते हैं। मैंने देखा कोई मंडप बांध रहा था, कोई पत्तल धो रहा था, कोई दाल छान रहा था और कोई हंसी मजाक करते हुए पकवान बना रहा था। कोई खास बावर्ची नहीं बुलाया गया था। गांव के लोग मिलकर ही शादी की तैयारी कर रहे थे। यही तो गांव का असली प्यार था। हम सब आंगन में पहुंचे। पापा ने जैसे ही चौखट पार की, उनकी नजर सामने के नीम के पेड़ और मिट्टी के आंगन पर पड़ी। वही आंगन जहां वो कभी अपनी माँ के साथ खेला करते थे। पापा आंगन के बीच खड़े होकर चुपचाप रोने लगे। उनके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे, जैसे माँ को पुकार रहे हों। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माँ, देखो, तुम्हारा घर आज फिर से हंस रहा है। तुम्हारी बात याद रखी गई। तुम्हारा आंगन आज भी वैसे ही महक रहा है।
और कुछ ही देर में गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और ढाढ़स बंधाया। हम सब भी रो पड़े, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू अपनापन, यादों और खुशी के थे। मैंने उस पल महसूस किया, गांव सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, ये रिश्तों, यादों और अपनापन का दरबार होता है। उस दिन हमारे घर का हर कोना जैसे फिर से जिंदा हो उठा। शादी की शहनाइयां बज रही थी और पापा की आंखों में सुकून था। हम सब ने मिलकर उस घर को, उस आंगन को और उस रिश्ते को फिर से जी लिया और इस तरह बरसों का बिछड़ापन, मिट्टी की खुशबू और गांव के प्यार ने पल भर में मिटा दिया।